बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. So today we're going to start our work for day 1 of chapter number 2. So हमारे पास chapter number 2 को आज हम start करेंगे. So chapter number 2 है क्या? Real number and complex numbers. So पहले हम देख रहे थे कि real number क्या है, फिर आगे हम further complex numbers पे exercises में जाते जाएंगे. जी, first हमारे पास रियल नंबर से पहले हमारे पास कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि हमें किस तरह के सेट्स, हमें किस तरह के नंबर्स का आइडिया है. सो हमारे पास ये सेट क्या है? नेचुरल नंबर का. क्यों? नेचुरल नंबर में हमारे पास आते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक. मतलब 1 से स्टार्ट होता है और आगे पॉजिटिव नंबर्स ही इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट. नेचुरल नंबर्स का सेट. नेचुरल नंबर्स का. अब W, ये वाला सेट क्या है? होल नंबर्स. क्या चीज़ है ये? होल नंबर्स. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 0 से स्टार्ट होके सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम जाते हैं. जी, अब हमारे पास क्या रहता है नेक्स्ट? इंटीजर. ये क्या है? इंटीजर्स. इंटीजर्स ये क्या होता है? ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाते हैं. मतलब नेगेटिव 5, 4, 3, 2, 1, -1, फिर 0, फिर सॉरी ये प्लस है, ये प्लस, +1, +2, +3, +4, +5 सो ऑन इन्फिनिटी तक. तो हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं? जो माइनस वाली रीजन से स्टार्ट होके, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सो ऑन जाते हैं. तो ये कि हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, मतलब प्लस माइनस आगे सारे हमारे पास इंटीजर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0. फिर हमारे पास ये सेट क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर. रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखें. P/Q की फॉर्म में लिखें वो हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2/5 ये क्या है? रैशनल नंबर. कैसे? कि हमारे पास ये देखिए P/Q की फॉर्म है और जो P और Q हैं वो दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं. वो दोनों क्या हैं? इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं. और सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है? कि Q कभी भी 0 ना हो. मतलब कि ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है Q ये कभी भी 0 नहीं हो सकता. ये क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर. हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर. ये क्या है? Q प्राइम इर्रेशनल नंबर का ये सेट. ये क्या नंबर्स होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. और जो PQ है वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे और Q कभी भी 0 नहीं होगा. सेम कंडीशन. फॉर एग्जांपल पाई √2 और ईटा. ये हमारे पास क्या नंबर्स हैं? इर्रेशनल नंबर्स. आगे हम इनको स्टडी करते हैं, डिफरेंट इनके टाइप्स हैं. अब हमने ये सारा इसलिए स्टडी किया कि हमें पता चले कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. सो रियल नंबर्स ऐसा सेट होता है जो यूनिटी होता है रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का. ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर का सेट. जी, अब तक हमें रियल नंबर्स पता चल गए. आगे हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी टाइप क्या है. तो उनकी 2 टाइप्स. कौन सी? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाले और एक हमारे पास रिकरिंग. ये वर्ड क्या है? रिकरिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. एग्जांपल देख लेते हैं. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब कि अगर हम 2/5 करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, एक प्रोमिनेंट एक आंसर आ जाता है. तो वो हम देख लेते हैं. वो आंसर हमारे पास क्या है? सॉल्व कर लेते हैं इसको. जी, हमारे पास 0.4. ये हमें क्या आंसर देता है? 0.4. ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. मतलब कि इससे आगे ये नहीं जा रहा, यहाँ पे डेसिमल हमारे पास स्टॉप हो गया. तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. हमारे पास सेकंड टाइप क्या है? रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग. ये ऐसी टाइप्स होती हैं, ऐसे हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं
जो सो ऑन चलती ही जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.3333, ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये सो ऑन चलते ही जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल आ गई, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास क्या है, इसको देख लेते हैं कि हम इसको इस फॉर्म से P ओवर Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल हमें ये कहे कि इससे इसको P ओवर Q फॉर्म में लेके जाओ, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने लेट कर लेना है, लेट x इक्वल्स टू 0.333 सो ऑन, और हम नंबर दे देंगे a, इक्वेशन a। नेक्स्ट स्टेप पे हमने पहले गिनना है कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। हमारे पास क्या है, 3 एक सिंगल डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सो ऑन जाते ही जा रहा है। हम क्या करेंगे, अगर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऑन बोथ साइड्स, सो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 10x इक्वल्स टू, जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3.333 सो ऑन, इसे नंबर दे देते हैं b। अंडरस्टूड। हमने क्या किया है, सिंपल लेट x 0.333, हमने उसे नंबर नेम दे दिया a, इक्वेशन a। आगे क्या किया, हमने देखा कि रिपीट क्या हो रहा है, तो क्या रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट 3 चलता जा रहा है। अगर सिंगल डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, 10 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने b के अंदर से डिवाइड कर देना है a इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट कर देना a इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग a इक्वेशन a फ्रॉम b। सो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। पहले डिवाइड में से गलती से बोला गया तो हम क्या करेंगे, b इक्वेशन में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 10x माइनस x इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन कि हमारे पास आगे टर्म 3.333 सो ऑन ब्रैकेट्स, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वाली टर्म 0.333 सो ऑन ब्रैकेट्स क्लोज, ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दिया। जहाँ तक हमने क्या किया, सिंपल इसको माइनस कर दिया, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x, अब 3। अब जो हमारे पास इधर पॉइंट के बाद है, ये और ये सेम नहीं है, क्या चीज़, 0.333 तो 0.333 और 333 माइनस हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। इससे आप फर्दर कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब आंसर क्या होगा हमारे पास, 3/9 विच इज therefore x is equals to 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हमने 0.3 को 1/3 मतलब p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, ये हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया p/q फॉर्म में। आगे हमारे पास एक और चीज़ है, नंबर लाइन। पिछले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर हमने कौन सा किया था, मैट्रिसेस वाला, और पिछली क्लासेस में हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं, सेट्स को करते आ रहे हैं सॉल्व। तो हम क्या करते थे, हमेशा जो छोटी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं। वो क्यों हम पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने -1 पहले लिखा है, फिर 0, फिर +1 और ये प्लस वाला रीजन आ जाता है। और इधर हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव मतलब माइनस वाला रीजन आ जाएगा। तो ये हमने इधर इस फॉर्म में क्यों लिखा है, इसकी एक वजह, उसकी वजह ये नंबर लाइन, इसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन। इसमें होता क्या,
जो मिडिल हमारे पास होता है नंबर लाइन का वो 0 होता है, 0। और 0 से ऑनवर्ड राइट साइड पे जाते जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये एरो, जो ये एरोज होते हैं इनका मतलब होता है इस लाइन का एंड कोई नहीं है, ये जाते ही जा रहे हैं इन्फिनिट। ये जो एरोज हैं इसका मतलब क्या है, ये लाइन कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही, इसका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, एरो। और अगर हम कोई फर्दर लाइन सेगमेंट लगाते हैं तो हम ये लिखते हैं ए बी, तो इसका मतलब ये लाइन ए टू बी ख़त्म हो रही है। लेकिन जिनकी एरोज हों उसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन कभी ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है कंटिन्यूस। ओके, ये आपने याद रखना है, ये आगे आपको हायर क्लासेस में भी काम आएगा। तो ये कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये एरोज होती हैं लाइन की, इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन कभी एंड नहीं हो रही दोनों साइड्स पे। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब हम क्या देखेंगे कि अगर 0 से हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो इंक्रीज आ रहा है, क्या आ रहा है, इंक्रीज। लेकिन 0 से हम जब लेफ्ट में जाते हैं तो डिक्रीज आता है। कैसे? जो हमारे पास -2 है, ये -1 से क्या है, छोटा। अब आगे जाते हैं, जो -3 है वो उससे -2 से क्या है, छोटा। तो हमारे पास अगर 0 से हम जाते हैं लेफ्ट साइड पे तो डिक्रीज आता है। क्या आता है, डिक्रीज। अंडरस्टूड? और अगर हम 0 से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंक्रीज, इंक्रीज। ये क्यों बताना मकसूद था, अभी हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बताने का मकसद क्या था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं और थोरली देख लेते हैं कि हम डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह सोल्व करें और नंबर लाइंस को हमने क्यों स्टडी किया। चलिए पहले हम वाइप कर लें। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना एक्सरसाइज 2.1। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नंबर 2.1 जी। तो हम देख लेते हैं जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड में नहीं आते हैं सच। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में या फिर MCQs की फॉर्म में आते हैं वो हमारे पास हैं 4 and 5 and 6। चलें 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर, हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 देख लें ज़रा। एक हमारे पास डिफरेंट सी चीज़ हो जाएगी और समझ भी आ जाएगी। अच्छा, वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो पार्ट नंबर 4 हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इनको हमने लाइन नंबर्स पे शो कराना है, डिपिक्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है लाइन नंबर पे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी की। अच्छा, वो कह रहा है कि इस नंबर को आप लाइन नंबर पे बताएं कि ये कहाँ पर किधर इसका पोजीशन बनेगी। अब ये वाला जो पार्ट था इसको चूज़ करने का ये मकसद था कि एक तो हमारे पास ये नेगेटिव में आ गया और हमारे पास ये ज़रा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो डिफ़िकल्टी अगर कोई आएगी तो सारा स्टेप को करेंगे तो हमारे पास सिंपल भी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इक्वल सेम वैसे का वैसे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, नीचे कॉपी कर लिया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, जो ये 8 होता है, सॉरी हमारे पास जो सा इधर ये नंबर है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं विच विल गिव अस 8 2 16 और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं 16 + 5 21/8 माइनस। अब ये क्या है, -21/8। अब इसको करना क्या है, हमने इसको डिपिक्ट करवाना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये असल में नंबर डेसिमल्स की फॉर्म में क्या है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन इसकी क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से अपना यूज़ करते हैं और उसे डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेते हैं। 21 / 8 विल गिव अस आंसर 2.625। अब हमें ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे,
अब हम इसे लाइन नंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन नंबर बना लेते हैं, लाइन। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों साइड्स पे क्या हों, एरोज। लाइन के दोनों साइड्स पे एरोज। अब ये नंबर नेगेटिव में है तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लिखता हूँ और यहाँ पे चले मिड पे इसको रख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब ये हमारे पास डिजिट क्या है, नंबर क्या है, -2.6। इसको हम सिर्फ 6 तक देखते हैं, 2.6। अच्छा, ये है -2 और ये -3 और इसके दरमियान में है -2.5। मिड में क्या है, -2.5। तो हमें शो क्या कराना है, -2.625। तो हम इसे थोड़ा सा आगे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो ये हमारे पास फ्रैक्शन आई है इसको यहाँ पे लिख देंगे 21/8। या फिर हम इसको सिंपली हमारा क्वेश्चन इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, और -2/5/8। अंडरस्टूड। हमने कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई टफ स्टेप नहीं है। सिंपली मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, सिंपल सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। उसको हमने फिर डिवाइड करके देख लिया डेसिमल फॉर्म के लिए, डेसिमल फॉर्म ये आ गई। उसको हमने लाइन नंबर बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा अच्छा हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म भी लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन जो हमारा है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप था, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लाइन नंबर क्या है हमारे पास, और ये एरोस का ख्याल रखना है आपने। और बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये पॉइंट जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उस तरह ही बनता हो, कहीं आगे ना जा रहे हो, कहीं पीछे ना जा रहे हो। बस इसका आपने ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, वो सिमिलरली बाकी पार्ट्स इसके बहुत इजी हैं। और हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको वाइप कर लें, इसको वाइप कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं वो हमारे पास क्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही एक पार्ट है, लास्ट पार्ट। उसके अंदर उसने √5 लिखा हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। √5 हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे, √5। उसके बाद हम देख लेंगे कि वो हमें कौन सी फ्रैक्शन दे रहा है, डेसिमल फॉर्म में क्या आंसर दे रहा है। तो उसको हम फिर रियल नंबर पे नंबर लाइन पे इजीली उसे रिप्रेजेंट करके और वहाँ पे हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ रैशनल नंबर between 3.4 and 5.9। बताना क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब कि P/Q की फॉर्म। क्या चीज़, P/Q की फॉर्म। चल, रैशनल नंबर बताना है। अब हम क्या करते हैं, उसने क्या बिटवीन मतलब कि मिड, दरमियान। और हमारा प्रीवियसली हम करते आ रहे हैं क्लासेस में कि अगर हमने किसी भी चीज़ का मिड लेना हो, बिटवीन लेना हो, तो हम उसकी एक एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसीजर करेंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने का प्रोसीजर क्या है, प्रीवियसली हम अपनी क्लासेस में करते आ रहे हैं। एवरेज लेना तो पहले क्या होगा, हम इन दो नंबर्स को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 3/4 प्लस 5/9/2। ये क्या चीज़ आ गई, एवरेज। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सिंपली एलसीएम लेना है और कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 27 + 20 ओवर 4 9s are 36 डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ एलसीएम ले लिया। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। आगे सोल्व कर लें इसको ताकि ज़्यादा नीचे ना हम शिफ्ट हो जाए। हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 + 20 47 ओवर 36 और हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। अब जो ये 2 है डिवाइड, जब इसको 36 को
2 है डिवाइड, तो हमारे पास ये कैसे फॉर्म बनती है 47 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइड 2 होता है हमारे पास, तो वो असल में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये जो चीज़ है ये लिखी हुई है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सिंपल 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था, वो इसलिए कि आपको ज़रा नंबर सिस्टम से और रेशनल नंबर वगैरह इन कंसेप्ट से आप वाकिफ़ हो जाएं, रिकॉल कर ले अपने कंसेप्ट्स। जी ये हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर है बिटवीन किन के, इन दो पॉइंट्स के 47/72। ये क्या है आंसर। बहुत सिंपल। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में अगर उसने शॉर्ट क्वेश्चन देना हो इस एक्सरसाइज में से तो वो अमूमन आम तौर पर क्वेश्चन नंबर 6 से ही देता है एक्सरसाइज में से, अगर इस एक्सरसाइज में से देना हो। चलें सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे डिवीजन पहले बना लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हम करेंगे पार्ट नंबर 3, लास्ट पार्ट। वो ज़रा टफ नज़र आ रहा है, तो अगर हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें इजी वाले पार्ट्स भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये सेम हमने इसको क्या करना है, जो हम फॉर एग्जांपल दे के आ रहे हैं इंट्रोडक्शन में, वैसे ही हमने इसको p/q फॉर्म में लिखना है। हमने इसकी p/q फॉर्म मतलब रैशनल फॉर्म बतानी है, रैशनल नंबर के इसको फॉर्म में लिख लेना। अब ये जो बार है, इस बार का ये मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि रिकरिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बार का ये मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है, सो ऑन। चलें, सबसे पहले मुझे क्या किया था स्टेप इंट्रोडक्शन में, सेम वो यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 0.676767 सो ऑन, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। इसलिए इसको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, बार बार चलता ही जा रहा है, आंसर वही आता जा रहा है, इसे कहेंगे ए क्या रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने काउंट करने हैं कि कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने 1 2। अब 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइंग 100 on both sides, so we get 100x is equals to 67 and so on। एंड नंबर इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर, और सॉरी इक्वेशन बी। हमने इसको क्या किया, दोनों इक्वेशंस को नेम दे लिया। सिमिलरली जो हम प्रीवियसली इंट्रोडक्शन में करते आ रहे हैं, सेम बी के अंदर से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम इक्वेशन बी। इक्वेशन बी में से ए हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। चलें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 100x माइनस एक्स, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई 67.676767 सो ऑन, माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाली टर्म, सो विच इज 0.676767 सो ऑन। माइनस कर लेंगे प्रीवियसली जैसे हमने किया था। अगर हम ये देखें तो ये टर्म जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा 67, और 100 में से 1 माइनस करेंगे वी गेट 99x। ये आ गया। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, सो विल गेट 67/99। अब ये क्या हमने किया है, इस नंबर को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और उसने कहा भी हमसे यही हुआ था कि हमने इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना। किसको, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
या फिर इसे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना, ख़त्म हो जाना, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि रुक नहीं रही और ख़त्म नहीं हो रही। इसका कोई डेसिमल फ्रैक्शन का कोई हमारे पास एंड नहीं है, इसलिए इसे रिकरिंग कहते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हमने किस में करना है, रेशनल फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म। ये फिर हमने स्टेप्स किए, मल्टीप्लाई किया, कितने डिजिट्स हमें पता चलेगा। अगर 2 डिजिट्स हैं तो 100, 1 डिजिट्स तो 10, अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे, फिर अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बी में से ए वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू, x 99 उधर आके डिवाइड हो जाए, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो दिस इज आवर आंसर। इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स, जो पार्ट नंबर 1 है वो सिमिलर जो हम इंट्रोडक्शन में करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। पार्ट नंबर 2 उसका भी प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे हमारी जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है, वर्क फॉर डे 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमारे पास रिकॉल किया हमने कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल की टाइप्स पढ़ ली। कौन कौन सी थी, एक थी हमारे पास टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म हो रही, जिनका कोई एंड पॉइंट है। फिर दूसरी टाइप क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। चल, फिर हमने नंबर लाइन पढ़ा कि नंबर लाइन क्या होती है, और फिर हमने उस पर रिप्रेजेंट करके देखा कि हमने कैसे डिफरेंट फ्रैक्शंस को उस पर कहाँ पे प्लेस करना है। फिर हमने उसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स देख लिए कि एरोज़ क्या होते हैं। एरोज़ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी को, कि जो लाइन है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये चलती जा रही है दोनों साइड्स पे। फिर हमने ये देखा कि कैसे हम एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। वो हमने ये सारा मेथड देख लिया, और इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रियल नंबर्स की, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एज सच जो हमारे पास 2.2 है एक्सरसाइज, इसके अंदर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, और ये सिर्फ हमें जो कंसेप्ट्स हैं ये क्यों चाहिए, आगे हमें फर्दर अपनी हर स्टडीज़ के लिए, और कंसेप्ट्स चाहिए हमें फर्दर जो हमारे पास अगले चैप्टर्स हैं उनके लिए, ताकि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में पता हो। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ट्राइकोटमी, और इस तरह बस कॉमुलेटिव, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, इनका बारे में पता हो, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2 फॉर चैप्टर नंबर 2। सो आज हम क्या स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। जी, ये प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप रोज़मर्रा में मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, लेकिन आप उनको फर्दर आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम रिकॉल कर लेंगे कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, बस आपको एक रिकॉल करने के लिए जो चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है। जी, पहले हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास एक एडिशन की है और एक मल्टीप्लिकेशन की। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी ऐड हो सकते हैं, और क्या आंसर देंगे हमें, और ये ए और बी क्या होंगे, बिलोंग्स टू आर होंगे, मतलब हमेशा रियल नंबर होंगे। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी हुई है, फॉर ऑल, जो हमारे पास उल्टा ए होता है, ये क्या होता है, फॉर ऑल, मतलब सब के लिए। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो हमारे पास ए बी सी जहाँ पे भी बोर्ड पे लिखे हैं वो रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो ए और बी हैं ये ऐड हो सकते हैं, और इस तरह ही मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास a प्लस बी ऐड हो रहे हैं तो उनको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ओके, a प्लस बी, उनको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 1।
और इनका आंसर क्या होगा, सेम होगा। और इस तरह मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास 1 into 3 is equals to 3 into 1 will give us the same answer। मतलब कि अगर हम 1 को पहले लिखें या 3 को पहले लिखें और उनको मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अगेन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी आपके पास बुक में लिखी हुई हैं। चले, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास ए, बी और सी हैं और ये ऐड हो रहे हैं, किस तरह ऐड हो रहे हैं कि a प्लस बी ऐड हो रहा है, फिर उसमें c ऐड हो रहा है, और इस तरह हमारे पास a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी ऐड हो रहा है। तो हमें ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस 3। मतलब कि हम इनको इस तरह लिख सकते हैं और आंसर हमारे पास दोनों साइड्स पे सेम आएगा। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें और मल्टीप्लाई बाय 3 करें और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2 into 3 बोथ विल गिव अस द सेम आंसर। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड तो दोनों का आंसर सेम होगा। कैसे, 1 into 2 ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं ना हमेशा, तो ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे 1 into 2 क्या आएगा, 2 आंसर मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल गिव अस 6। ये वाली साइड हम सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं हमेशा पहले, तो ब्रैकेट हमारे पास 2 into 3 6 into 1 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड्स पे 6 आ जाएगा। तो ये क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी सोल्व करते आ रहे हैं और हमने प्रीवियसली भी देखा, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगा रहे थे। तो ये बस हम रिकॉल करने के लिए कि जो हम प्रॉपर्टीज़ रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी है, ये बस हम एज अ रिकॉल करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है सच, सिर्फ आपको MCQ आ सकता है, वो भी अगर आपसे पूछेगा मुश्किल सा इधर से आपसे पूछ रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट करने के लिए कि ये लिख देगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है या फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने उसमें से ऑप्शन बतानी होगी MCQ में से। ये बस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और ये हम सिर्फ इसलिए करें रिकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सारा कुछ याद आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और फिर आगे हम जब चैप्टर में प्रोसीड करें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। चलें, हमें एसोसिएटिव भी हो गया। आइडेंटिटी जो है बस एडिशन की आइडेंटिटी है, वो क्या है, ऐसी चीज़, ऐसा कोई डिजिट नंबर जिनको ऐड करें तो सेम वही नंबर आ जाए, मतलब 0। एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो 0 है। क्या है, 0, ये आपने याद रखना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 है, इसमें अगर हम 0 पुट कर दें फिर भी 3 आंसर आएगा, और अगर हम इसके पहले 0 लिख दें फिर भी 3 आंसर आएगा। ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर जिसको अगर आप किसी चीज़ के अंदर ऐड करें और वो सेम वही ओरिजिनल चीज़ आ जाए, जैसे 3 को हमने 3 में से 3 के अंदर हमने 0 ऐड किया, उसके लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 3। क्या आंसर आ गया है, 3। इस तरह अगर हम 3 के आगे 0 लिख देंगे और प्लस कर देंगे 3 तो फिर भी आंसर 3 आएगा। मतलब ओरिजिनल हमारे पास जो हमारे पास रियल नंबर था 3 वो आ जाएगा। सो आइडेंटिटी क्या है हमारी, एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, 0, और मल्टीप्लिकेशन की 1। क्यों, 1 के साथ अब जो मर्जी नंबर आप मल्टीप्लाई करें, जो मर्जी, वो ओरिजिनल नंबर देते हैं। 1 के साथ 20 मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, आप 23 करें तो 23 आएगा। सो आइडेंटिटी एडिशन की क्या है, 0, और मल्टीप्लिकेशन की 1। इस तरह हमारे पास क्या है, इनवर्स। क्या है, इनवर्स। ये मैंने इनवर्स लिखे, अगर आप कोई फ्रेम में कटिंग हो जाए तो आप उसे बुक से टैली कर सकते हैं। ये क्या है, इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है, एडिशन के लिए पहले हम देखते हैं। सो एडिशन के लिए इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी आए। ये देखें, a के अंदर हमने -a ऐड किया है तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी, जो कि क्या थी, एडिशन की आइडेंटिटी 0। फॉर एग्जाम्पल 3
उसके अंदर हम उसकी इन्वर्स -3 वो ऐड कर दें तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है 0। इसका मतलब 3 का इन्वर्स है -3। अगेन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की वही सेम प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। सो इनवर्स जैसे हमारे पास 3 है, 3 के साथ अगर हम 1/3 मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। तो इसका मतलब जो 3 का इन्वर्स क्या होगा? 1/3। हम इन्वर्स को पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा शिफ्ट कर लें, ये जो हमारे पास 3 है इसका इन्वर्स 1/3 है। और 1/3 को कैसे लिखते हैं? 3 की पावर -1। 3 की पावर -1। चलें इसको रिपीट कर लें। ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो क्या होता है? एडिटिव इनवर्स उस नंबर का। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम उसको किस नंबर में ऐड करें तो ओरिजिनल नंबर आ जाए। मतलब 3 में 0 ऐड किया तो ओरिजिनल नंबर 3 आ गया। फिर हमारे पास क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसा नंबर जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1। फॉर एग्जाम्पल 3 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/3 है। जब इनको ऐड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज 1। बस आपने इन दोनों का जरा ख्याल रखना है। जो बोर्ड में भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास कोई डिजिट दिया होगा 3 और इसका आपको बताना होगा कि आइडेंटिटी क्या? 0। अगर एडिटिव पूछे तो आइडेंटिटी क्या होगी? 0। अगर वो आपसे पूछे 3 का इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स, तो -3। और अगर पूछे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो 1/3। चलें यहाँ तक आपको समझ आ गई? आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। मतलब कि अगर हम सेम यहाँ पे आ जाएं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो बिल्कुल सेम। क्या हो रहा है कि a हमारे पास b + c इक्वल्स टू a + b मल्टीप्लाई बाय c। सेम गोज फॉर माइनस और a b - c इक्वल्स टू a - b इंटू c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मतलब इसको हम इस तरह लिखें तो हमारे पास आंसर दोनों साइड्स पे सेम आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है। फिर कम्यूटेटिव, बिल्कुल सिंपल दोनों। एसोसिएटिव, ये भी सिंपल है बिल्कुल। आइडेंटिटी कि हमने पहले एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी। एडिटिव किसकी? एडिशन की। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन की। ओके, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, वो क्या होती है? 0। और इधर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज 1। ओके, 1, ये 1। इनवर्स एक ऐसा नंबर जिसको आप ऐड करें ओरिजिनल नंबर के अंदर तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आ जाए। वो क्या होता है? इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर 2 है, उसमें अगर हम -2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 0। तो इसका मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -2। इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर 5 है। सो 5 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। तो इसका मतलब जो 5 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा। 1/5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 की पावर -1, या जिस तरह इधर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 3 की पावर -1। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि हमारे पास अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b + c से
और a प्लस बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का आंसर सेम होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होती है। किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की किस चीज़ के लिए? एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, इसलिए मैंने ऊपर फॉर्मूले में प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं। ओके, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। ये बिल्कुल एक सेम जो हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं स्टेप्स अलजेब्रा में, सेम वही स्टेप्स होंगे, लेकिन आपको उनकी प्रॉपर्टी के नेम पता चल जाएंगे। सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि जो ए होता है, जो हम प्रीवियसली सोल्व भी करते आ रहे हैं, हम प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, वो b इज इक्वल्स टू a होगा। देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल्स टू 2, मैं इनको फ्लिप कर दूं, ऐसे कर दूं, आंसर दोनों का सेम रहेगा। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका एक और तरीका भी होता है हमारे पास कि जिस तरह हम करते हैं कि 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, ये और 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, ये दोनों सेम है। किस तरह? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। चले, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू बी है और b इज इक्वल्स टू c है, तो इसका मतलब जो a है वो c के इक्वल हुआ। a किसके इक्वल हुआ? c के इक्वल हुआ। सिंपल। क्या उसने कहा है कि a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c, तो इसका मतलब कि a इज इक्वल किसको हुआ? c के। एडिटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है a इज इक्वल्स टू b, तो अगर हम c दोनों साइड पे ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास a और b हम ले लेते हैं और 1 इज इक्वल्स टू 1। सो अगर हम c फर्ज करते हैं 2 है, सो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो दोनों के आंसर सेम रहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू b है, तो उसको जब c मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी इक्वालिटी बरकरार रहेगी। इक्वालिटी बरकरार रहेगी, इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू a 1 इज इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं और c हमारे पास 2 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1। सो दोनों साइड्स पे आंसर सेम आएगा, तो हमारे पास इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर हमारे पास आती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास चूंकि स्पेस कम थी, मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जा सकता, तो मैंने इसको इस तरह फॉर्म में लिख लिया कि प्लस डोनेट्स एडिशन एंड मल्टीप्लाई डोनेट्स मल्टीप्लिकेशन। चलें, अब ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू c है, a प्लस c है इज इक्वल्स टू b प्लस c, तो हमारे पास जो c है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हम प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 2। अब हमें पता है कि जो ये वाला प्लस 2 जब इधर आके माइनस 2 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेशन कि अगर हमारे पास AC इज इक्वल्स टू BC है, तो हमें पता चल गया कि दोनों साइड्स पे C कॉमन है, सो वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया और सिर्फ क्या बच गया? A इज इक्वल्स टू B। सिर्फ तब तक जब तक C 0 नहीं होता, C 0 नहीं होना चाहिए। सो ये अब तक हमने क्या पढ़ लिया? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल प्रॉपर्टीज थी, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं थी। अब इनइक्वालिटी पे आते हैं। इधर ज़रा आपको ज़रा ध्यान से इधर अटेंटिव होके इसको सुनना पड़ेगा,
क्योंकि ज़रा इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती हैं MCQs के तौर पे, अगर उसने इस चैप्टर से MCQ देना हो और इस एक्सरसाइज से देना हो तो। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रा इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व हैं और ज़रा बड़ी जल्दी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, डिफ़िकल्टी पेश आ जाती है। चलें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। पहले हमारे पास ट्रैकोटमी प्रॉपर्टी, मतलब कि दो अगर हमारे पास A और B रियल नंबर हैं, वो ग्रेटर देन भी हो सकते हैं दूसरे से, और A हमारे पास इक्वल भी हो सकता है B के, और A हमारे पास लेस देन B भी हो सकता है। A लेस देन B, A इज इक्वल्स टू B, A ग्रेटर देन B। ओके। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेम हमारे पास जो इक्वालिटी की थी इस तरह ही इनइक्वालिटी की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर A हमारे पास B से छोटा है, ठीक है, मतलब जो B है वो A से बड़ा है, B A से बड़ा है, इधर हमारे पास C B से बड़ा है, तो इसका मतलब A C से भी छोटा हुआ। इसको रिपीट कर लेते हैं, A हमारा B से छोटा हुआ और जो B है वो C से छोटा है। इसकी ज़रा एक एग्जांपल देख लें। एक एग्जांपल चलिए यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं। A हम लेते हैं 1 2 एंड वी हैव 2 इज लेस देन 3। जब मैंने क्या लिखा है कि 1 इज लेस देन या 1 इज स्मॉलर देन 2 एंड 2 इज स्मॉलर देन 3, सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज स्मॉलर देन 3, जो सेम वही प्रॉपर्टी है। ये 1 है, इसको के ना समझिएगा, ये 1 और ये स्मॉलर या ग्रेटर देन का निशान है, ठीक है। ये उसने सेम प्रॉपर्टी, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास A इज स्मॉलर देन B और अगर हम दोनों साइड्स पे C मल्टीप्लाई करवा दें तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। इफ C इज पॉजिटिव, इफ C इज पॉजिटिव मतलब कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हमारे पास C नेगेटिव हो, ये C पॉजिटिव के लिए, और अगर इफ C इज नेगेटिव इंटीजर मतलब कि हमारे पास -3 है, सो हमारे पास क्या होगा? फिर भी हमारे पास सेम यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब डिफरेंट कब आंसर आएगा? यहां किधर? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। चले, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम जो हमारे पास एडिटिव थी उधर मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है? अगर C माइनस में है इसका मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी इनइक्वालिटी है 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, और मैं C दोनों साइड से, C क्या है? -1, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाया था। C क्या है? -1, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया, -3 -2। अब मैंने साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं अब आपको समझाने लगा। ऊपर जो था वो क्या था? 3 बड़ा है 2 से, लेकिन अब हमने क्या किया? -1 मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड्स पे। अब ये क्या लिखा था? -3 और -2। हम ये जानते हैं कि -2 इज ग्रेटर देन -3, इज ग्रेटर देन -3। इस वजह से ये साइन हमारा इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। ये आपने इसका जरूर ध्यान रखना है। अब अगर हमारे पास C पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेटिव पे कि आप जिधर मर्जी जो सा मर्जी आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाएं, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना इसका, ओके। ये साइंस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर हमारे पास A स्मॉलर देन B तो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसके साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है?
इधर हम a ले लेते हैं, हमारे पास 1/10, सॉरी A10 स्मॉलर देन 100। a हमारे पास क्या है 10 और b क्या है 100। अगर हम इसका इन्वर्स ले लें, इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स लेने के बाद इसको नीचे लिख लेते हैं, इधर इन्वर्स ले लिया। अब हमारे पास जो 1/10 है वो इधर बड़ा है 1/100 से। ये वजह थी कि इधर अब आके साइन चेंज हो जाता है। कैसे? 10 छोटा है 100 से, लेकिन जब इसका इन्वर्स ले लेंगे सो वी विल गेट 1/10 और 1/100। अगर हम इसे कैलकुलेटर से भी करें तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू आएगी और ये छोटी वैल्यू, इसलिए साइन इनके चेंज हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसकी देख लेते हैं। इधर हमारे पास क्या है कि a बड़ा है b से, तो इधर हम ले लेते हैं a 100 है और b हमारे पास 10, a 100 b 10। सिमिलरली इनका इन्वर्स ले लेंगे, इन्वर्स 1/100 1/10। अगेन 1/100 छोटा है 1/10 से, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी साइन चेंज हुआ है और ये भी। ये बस आपने इनका ख्याल रखना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज का और इन्वर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह हमने इक्वालिटी देख ली और इस तरह हमने इनइक्वालिटी देख ली। और इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, जिसके अंदर ये सारे कंसेप्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। इन सब डेफिनेशंस को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आती और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आती है। इस जो एक्सरसाइज का मकसद आपको सिर्फ इनसे वाकिफ़ करवाना था, आपको रिकॉल करवाने थे ये कंसेप्ट्स। ये एज सच आपको बोर्ड में भी नहीं आती और ये करवाई भी नहीं जाती। आपने सिर्फ इन इनइक्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, ताकि अगर आपको MCQ आए बोर्ड में तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, यहाँ पे हम जो रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा।